Today, our topic of discussion is connective tissue. Connective tissue क्या चीज़ है? Chapter 5 Histology Part 1. Connective tissue connects other types of tissues like epithelial tissues and having fewer cells and more extracellular matrix. भाई connective tissue में ना सेल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होगी और इसमें एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा होगा. ये क्या करेगा? ये बहुत सारे टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करेगा. जिस तरह ये ब्लड की एपिथेलियम को एल्वोलायर एपिथेलियम के साथ कनेक्ट करेगा. मैं भी समझाता हूँ. तो इन जो दूसरी तरफ हम देखें कि एपिथेलियम क्या चीज़ होती है. एपिथेलियम हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के साथ थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्ट होती है. सबसे पहले होगी एपिथेलियम. एपिथेलियम में ना बहुत सारे सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. उसमें बहुत कम स्पेस होती है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के लिए. इसलिए जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है कि ये एपिथेलियम में ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सेल है बनिस्बत के एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स. और अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें सेल्स कम है बहुत ज़्यादा और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा है. ये इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है आपस में. अच्छा भी सबसे पहले फिर फॉर ब्लड है. ब्लड की एपिथेलियम के बाहर होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये एपिथेलियम को कनेक्टिव टिश्यू के साथ कंबाइन करेगी. अब कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम मजीद एलेबोरेट करें तो कनेक्टिव टिश्यू का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं. एक ग्राउंड सब्सटेंस और दूसरा फाइबर्स. ग्राउंड सब्सटेंस क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस नॉन फाइबरस जेल लाइक मटेरियल है जिसमें सेल्स और फाइबर्स एम्बेडेड होते हैं. फाइबर्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखें. ये फाइबर्स हैं. फाइबर्स की तीन टाइप पाई जाती हैं कनेक्टिव टिश्यू में. कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स. और यहाँ देखें कि सेल्स आपस में बहुत दूर दूर हैं जबकि एपिथेलियम में सेल्स बहुत करीब हैं एक दूसरे के. इसके बाद आप देखें और ये दरमियान में प्रोटियोग्लाइकन और ग्लाइकोप्रोटीन ये दो चीज़ें हैं जो कि ग्राउंड सब्सटेंस बनाती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू का. इसके बाद अगर हम देखें तो फंक्शन स्ट्रक्चर सपोर्ट बोन्स एंड कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और ये बोन्स हमें पता है कि स्ट्रक्चर सपोर्ट में काम आती हैं. उसके बाद मीडियम फॉर एक्सचेंज. ये कैसे होता है भाई? ये देखें सबसे पहले लंग्स होता है. लंग्स के अंदर एल्वोलाई की एल्वोलायर एपिथेलियम होती है. वो एल्वोलाई एपिथेलियम के बाहर हमेशा एपिथेलियम के बाहर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी. उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर होगा कनेक्टिव टिश्यू. अच्छा ठीक हो गया. कनेक्टिव टिश्यू आगे बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी के साथ ज्वाइन होता है और वो कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन कैपिलरी एंडोथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. अब जब ऑक्सीजन आएगी वो सबसे पहले एल्वोलायर एपिथेलियम से गुजरेगी. उसके बाद उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन से गुजरेगी. उसके बाद वो कनेक्टिव टिश्यू से गुजरेगी. अब ये कनेक्टिव टिश्यू जो है ये लंग्स के एल्वोलायर और ब्लड के दरमियान एक मीडियम क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं. यही वो लिखता है मीडियम फॉर एक्सचेंज में भी किसका काम होता है? कनेक्टिव टिश्यू का. बाद डिफेंस सिस्टम में भी कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है. कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं. उसमें एक मैक्रोफेज है. जब भी कोई चीज़ फॉर एग्जांपल हम लें ब्लड से कोई भी चीज़ उसके इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू में जाएगी कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस तो मैक्रोफेज फौरन उसको खा पी जाएंगे. उसके बाद स्टोरेज ऑफ फैट में भी इसका फंक्शन है. एडिपोसाइट्स ये फैट स्टोरिंग सेल होते हैं. ये भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप में पाए जाते हैं. कनेक्टिव टिश्यू सेल्स की दो टाइप है. एक रेजिडेंट सेल. रेजिडेंट सेल का मतलब है कि वो वहीं पैदा हों उसके बाद वही वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करें. जिसमें फिब्रोब्लास्ट, मायोब्लास्ट, एडिपोसाइट एंड मेसेंकाइमल सेल्स ये सारे हम सेल्स अभी डिटेल में पढ़ेंगे. उसके बाद है माइग्रेंट सेल. माइग्रेंट सेल पैदा तो उधर ही कनेक्टिव टिश्यू में होता है लेकिन वो वहाँ रहते नहीं है बल्कि जहाँ उनका फंक्शन उन्होंने परफॉर्म करना होता है वो उसी जगह पे चले जाते हैं. अब माइक्रोफेजेस किसी और जगह पे जाके फंक्शन परफॉर्म करेंगे. इस तरह मास सेल, प्लाज्मा सेल्स हमें पता है एंटीबॉडीज़ बनाती हैं. वो एंटीबॉडीज़ पूरी बॉडी में घूमती हैं ना कि वो सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू में रहती हैं. फिब्रोब्लास्ट की दो टाइप हैं. एक इनएक्टिव फिब्रोब्लास्ट और दूसरा एक्टिव फिब्रोब्लास्ट. जो इनएक्टिव फिब्रोब्लास्ट है वो ओवर सेल पे मुश्तमिल होता है. मतलब इनके सेल की अंडे नुमा शक्ल होगी. इनका साइटोप्लाज्म जो है वो एसिडोफिलिक होता है. स्लाइटली एसिडोफिलिक का मतलब एसिड लविंग. वो चीज़ एसिड लविंग होगी जो इटसेल्फ खुद बेस होगी या उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा. अब जो राइबोसोम्स और आरएनए वगैरह होते हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एसिडिटी क्रिएट करते हैं. ठीक हो गया. लेकिन ये जो इनएक्टिव फिब्रोब्लास्ट है ना इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत कम होगी. इसलिए हमें इन जैसी ऑर्गेनेलीज जिसमें राइबोसोम्स, आरएनए और क्या कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कोई ज़रूरत नहीं. इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो मोर बेसिक होंगी. मोर बेसिक मीन ये दीज आर एसिड लविंग होंगी. तो उसके बाद एक्टिव फिब्रोब्लास्ट में अब हमें पता है ऑर्गेनेलिस की जरूरत होती है. डिफरेंट ऑर्गेनेलिस इसमें होंगी ज़्यादा क्वांटिटी में. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स दे ऑल मेड द सेल साइटोप्लाज्म्स मोर एसिडिक. दे मेड द सेल साइटोप्लाज्म मोर एसिडिक. जिसकी वजह से जब भी हम उसको स्टेंड करें तो वो बेजोफिलिक होगा. मतलब बेस लविंग वही चीज़ होगी जो खुद एसिड की तरह बिहेव करेगी. समझ आ गई जो चीज़ें. अब आरएनए इज एसिडिक. जितना आरएनए सेल में ज़्यादा होगा उतनी चीज़ एसिडिक होगी और जितना कम होगा उतनी लेस एसिडिक होगी. ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के कि ये स्टेनिंग डिफरेंट तरीके से क्यों करते हैं. क्योंकि ये इनएक्टिव होती है इसमें ऑर्गेनेलिज कम होती हैं और ये एक्टिव होती है इसमें जो एसिडिक ऑर्गेनेलिज होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं.
भाई अब फिब्रोब्लास्ट का फंक्शन क्या है? फिब्रोब्लास्ट का फंक्शन है कि ये कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन को रिलीज़ करते हैं, उनको बनाते हैं। यही इलास्टिन और कोलेजन प्रोटीन्स जो होती हैं ये पोलिमराइज होकर कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स बना देती हैं। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू में तीन टाइप के फाइबर्स होते हैं। सबसे पहला फाइबर कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर, और उन तीनों में से दो टाइप्स के फाइबर्स जो हैं कोलेजन और इलास्टिन फाइबर वो फिब्रोब्लास्ट बनाते हैं। मायोफिब्रोब्लास्ट में होते हैं कंट्रैक्टाइल एपरेचर्स। कंट्रैक्टाइल एपरेचर्स का क्या फंक्शन है? मतलब कि अगर आपके यहाँ पर हाथ पे कट लग गया ना, तो आपके स्किन के दोनों हिस्से आपस में एक दूसरे से दूर होंगे। तो ये क्या करेंगे, ये कंट्रैक्ट करके उस जख्म वाली जगह पे आपस में हिस्सों को कंबाइन कर देंगे। इस वजह से देखें हेल्पफुल इन हीलिंग प्रोसेस वाउंड कंट्रैक्शन। जहाँ भी आपको जख्म होगा वहाँ मायोफिब्रोब्लास्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और वो कंट्रैक्ट करके आपस में जो भी स्किन के टुकड़े अलहदा हो गए उनको आपस में जोड़ देगी। अब यहाँ फिल फॉर ब्लड वैसे में रैप्चर हुआ था, तो यहाँ पे इन दोनों कोनों के दरमियान इर्द गिर्द क्या होगा, मायोफिब्रोब्लास्ट, वो मायोफिब्रोब्लास्ट कंट्रैक्ट करके इसको आपस में जोड़ देंगे, इसलिए हीलिंग में बड़े हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद है एडिपोसाइट। एडिपोसाइट मीन फैट सेल्स। ये भी कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में किस चीज़ की क्वांटिटी होती है? नाम से जाहिर हो रहा है फैट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। कुछ जगह पे बॉडी के ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में पाए जाते हैं और वहाँ ये एडिपोज टिश्यू बना देते हैं, मतलब एक नई किस्म का कनेक्टिव टिश्यू नोन एज एडिपोज टिश्यू। चलिए अभी सिंगल फैट सेल ओवर शेप का होता है और एडिपोज टिश्यू, एडिपोसाइट्स, मतलब एक एडिपोज टिश्यू में बहुत ज़्यादा एग्रीगेशन होता है फैट सेल का, तो वहाँ पर वो पॉलीगोनल शेप होंगे। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एडिपोसाइट्स, एक तो यूनिलोकुलर एडिपोसाइट एंड मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट। यूनिलोकुलर में क्या होता है कि एक सेल और उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी सिंगल फैट की होगी, मतलब एक सिंगल ड्रॉपलेट जो है उस पूरे सेल को बना देगा। सेल कंटेन सिंगल फैट ड्रॉपलेट, ये फैट ड्रॉपलेट 80% ऑफ द सेल बनाएगा। ठीक हो गया। अगर इसकी एग्रीगेशन होगी बहुत ज़्यादा, इसी तरह के टाइप्स ऑफ सेल आपस में इकट्ठे होंगे तो वो वाइट एडिपोज टिश्यू बना देंगे। समझ आ गई? वाइट एडिपोज टिश्यू बना देंगे जब वो बहुत ज़्यादा सेल्स आपस में इस तरह इकट्ठे होंगे। अडल्ट ह्यूमन में ये पाए जाते हैं वाइट एडिपोसाइट्स। इसके साइटोप्लाज्म लाइक थिन रिम और न्यूक्लियस प्रेस्ड अगेंस्ट मेम्ब्रेन। अब ये देखें, ये जैसे मैंने बनाया है, ये है फैट ड्रॉपलेट, एक लार्ज 80% इस पूरे सेल के मैस को इसने घेरा हुआ है, और ये न्यूक्लियस जो है ना ये प्रेस्ड हो गया, ये इसकी आउटसाइड वाली मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस एक साइड पे प्रेस्ड अगेंस्ट मेम्ब्रेन हो गया। और साइटोप्लाज्म लाइक थिन रिंग, और ये साइटोप्लाज्म मैंने पिंक में बनाया, ये आप देखें, ये साइटोप्लाज्मिक रिंग की शक्ल में साइडों पे चला गया और दरमियान में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आ गई, वो फैट का ड्रॉप आ गया, फैट ड्रॉपलेट। अब यहाँ पे देखें, अगर इसकी हम स्टेनिंग करेंगे, स्टेनिंग न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की, तो वो हमें इस तरह सिग्नेट रिंग लाइक अपीयरेंस देगा। समझ आ गई? सिग्नेट रिंग लाइक अपीयरेंस देगा। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट। इसमें बहुत ज़्यादा फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं एक ही सेल में, और जब ये आपस में इस तरह के बहुत सारे सेल मिलते हैं तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं। अब अडल्ट ह्यूमन में तो ये पाए नहीं जाते, नेक के इर्द गिर्द स्मॉल क्वांटिटी में ये पाए जाते हैं। उसके बाद अब ये देखिए, ये पूरा एक सेल है मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट, और इसका न्यूक्लियस दरमियान में, उसमें बहुत सारी, ये ग्रीन में मैंने फैट ड्रॉपलेट्स बनाए हैं, ये आप देखिए फैट ड्रॉपलेट्स इर्द गिर्द ग्रीन में बहुत ज़्यादा है, और बाकी साइटोप्लाज्म इसका इर्द गिर्द फैला हुआ है उनके। तो इसमें यही है कि सिंगल ड्रॉपलेट जो कि 80% बनाएगा तो वो यूनिलेकुलर एडिपोसाइट होगा, और मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट जो होगा वो दूसरी तरह होगा। अब ये मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स क्या हैं? ये सेल्स जो है ना, ये इंजरी के दौरान एक्टिवेट होते हैं, ये दूसरे सेल्स को बनाते हैं। फिब्रोब्लास्ट, इंजरी के दौरान बहुत सारे फिब्रोब्लास्ट भी तबाह हो जाते हैं, एडिपोसाइट और भी बहुत सारे सेल जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। ये फिर इन सेल्स को बनाने के लिए ये एक्टिवेट होंगे, और ये फिर तब फिब्रोब्लास्ट और एडिपोसाइट इन दो सेल्स को बनाएंगे, मतलब ये रिपेयरिंग का काम करते हैं। हर चीज़ अल्लाह ताला ने नेमत रखी है, इसमें ये रिपेयरिंग का काम करेंगे कि जब भी कोई इंजरी होगी तो वो जो भी ज़ाया हो जाएंगे फिब्रोब्लास्ट एडिपोसाइट्स इंजर्ड होंगे, तो ये उनको रिपेयर करेंगे दोबारा और कनेक्टिव टिश्यू को अपनी प्रॉपर शक्ल में दोबारा वापस ले आएंगे। इनका ये फंक्शन है।